इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत एक बहुत ही बड़ी जगह से होती है जहां पर बहुत सारे कैदियों को बंदी बनाया गया था। उन सभी कैदियों के मुंह पर एक डिवाइस लगा होता है और पैरों पर एक जंजीर बंधी थी जो सीधा एक बहुत ही बड़े घूमते हुए टरबाइन से बंधी होती है। सभी कैदियों को वहां पर अपना अपना काम दे दिया गया था और अगर कोई भी कैदी वहां से भागने की कोशिश करता या फिर सोल्जर्स पर हमला करता तब उसकी जंजीर टरबाइन से कनेक्ट करके उसे ऑन कर दिया जाता था, जिससे कि वो कैदी घूमते हुए टरबाइन के अंदर खींचा चला जाता और उसकी बहुत ही दर्दनाक मौत हो जाती। अब हमें यहाँ दिखाया जाता है कि एक मेंटेनेंस वाला आदमी टरबाइन्स की मरम्मत करने आया था, पर उससे मशीन की एक टेक्निकल प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही होती। इसीलिए वहाँ के सोल्जर्स ने स्कॉट लैंड नाम के एक कैदी को बुला लिया जो कि इन टेक्निकल चीजों में काफी ज्यादा माहिर था। पर अब हम वहीं पर देखते हैं कि सोल्जर्स एक दूसरे कैदी को लेकर आ रहे थे, लेकिन इन सारी चीजों से सोल्जर्स का ध्यान भटक जाता है, जिससे कि एक कैदी आउट ऑफ कंट्रोल होकर सोल्जर को मारने लगा था। अब यहाँ कैदी को सजा देने के लिए सोल्जर्स ने उसके लिए टरबाइन ऑन कर दिया था और अब जंजीर लगे होने के कारण वो सोल्जर लगातार टरबाइन की तरफ खींचा चला जा रहा था। देखते ही देखते उस कैदी की पूरी बॉडी कट कर खत्म हो चुकी थी। हालांकि इस हादसे की वजह से बाकी कैदियों को डरना चाहिए था, पर उससे तो उनके अंदर एक अजीब सा जोश भर जाता है और अब वहाँ पर मौजूद सारे कैदी सोल्जर्स पर एक साथ मिलकर हमला करने लगे थे। कैदियों को लग रहा था कि यही एक अच्छा मौका है यहाँ से बाहर निकलने का। उन सोल्जर्स का बहुत ही बुरा हाल हो चुका था, इसीलिए अब एक सोल्जर टरबाइन के पास पहुंचकर एक बटन को दबा देता है, जिससे कि सारे कैदियों के लिए टरबाइन ऑन हो चुका था, जिसका मतलब होता है कि अब धीरे धीरे सभी कैदी टरबाइन की तरफ खींचे चले जाएंगे। स्कॉट लैंड यहाँ पर नहीं चाहता था कि उसकी इस तरीके से मौत हो, इसीलिए वो काफी कोशिश करने लगता है टरबाइन को बंद करने के लिए, पर अफसोस अब काफी देर हो चुकी थी। स्कॉट लैंड अपने पैर से बंधी हुई जंजीर को बंदूक से तोड़ने की कोशिश कर रहा था, पर जंजीर काफी मोटी होने के कारण उस पर जंजीर का कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। इसीलिए स्कॉट लैंड ने अपनी जान बचाने के लिए अपने पैर पर ही गोली मारकर उसे काट दिया था, जिससे कि जंजीर स्कॉट लैंड के आधे पैर को लेकर ही चली जाती है। पर इससे स्कॉट लैंड की बाल बाल जान बच गई थी। वो तुरंत ही जाकर टरबाइन के बटन को स्विच ऑफ कर देता है, जिससे बाकी कैदियों की भी जान बच जाती है। स्कॉट लैंग तो तुरंत ही वहीं पर बेहोश हो गया था। कुछ घंटों बाद जब स्कॉट लैंग अपनी आंखें खोलता है तब उसने अपने सामने उसी कैदी को देखा था जिसे कि लाया गया होता है। उसका नाम जनरल हज था। जनरल हज की सेना और उसके दुश्मन के बीच काफी लड़ाई हो रही थी और इन्हीं लड़ाई में वो पकड़े गए। स्कॉट लैंड जब ऊपर उठकर अपने कटे हुए पैर को देखता है तब उसे पता चला कि उसके कटे हुए पैर पर किसी ने रोबोटिक पैर लगा दिए हैं और अब जनरल हज स्कॉट लैंड की मदद करते हैं उसके मुंह से डिवाइस निकालने के लिए। स्कॉट लैंड तो इतने टाइम बाद अपनी आवाज सुन पा रहा था। अब यहाँ जनरल हज स्कॉट लैंड की इस बहादुरी को देखकर काफी खुश हो गया था, इसीलिए हज ने स्कॉट लैंड के सामने एक डील रखी। वो स्कॉट लैंड से अपना एक बहुत ही जरूरी काम कराना चाहता था, जिसके बदले वो स्कॉट लैंड के फादर को भी जेल से छुड़ा लेगा। अब इस डील के कारण स्कॉट लैंड को राजी होना पड़ता है। जनरल हज ने स्कॉट लैंड को मीरामार नाम के एक स्पेसशिप के अंदर भेज दिया था ताकि स्कॉट लैंड वहां पर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेकर हज को भेज सके। स्कॉट लैंड उन्हीं सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते जा रहा था जैसा कि जनरल हज उसे बता रहे थे। स्कॉट लैंड पूरी इंफॉर्मेशन सिस्टम से निकालता रहता है, पर तभी अचानक उसे कंप्यूटर्स में कुछ खराबी दिखाई देती है, जिससे कि एक एक करके सारे सिस्टम्स बंद होने लगे थे और अब तो स्कॉट लैंड जो डेटा ट्रांसफर जनरल हज को कर रहा था वो भी रुक जाता है। थोड़ी ही देर में स्पेसशिप के अंदर से सारे स्लीपिंग पॉड्स एक अलग ही प्लैनेट की तरफ गिरने लग जाते हैं और तो और स्कॉट लैंड जिस स्पेसशिप में था वो भी उस प्लैनेट की तरफ बढ़ने लगा था। स्कॉट लैंड की स्पेसशिप तो काफी अच्छे से क्रैश लैंड हो जाती है। स्कॉट लैंड जब उठा तब उसे पता चलता है कि उसके स्पेसशिप में सिर्फ 12% की ऑक्सीजन बची है, यानी कि उसे जल्द से जल्द इस अनजान प्लैनेट से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना ही पड़ेगा। इस प्लैनेट की बहुत सारी चीजें अर्थ के जैसे ही दिखाई दे रही थीं। अब अपने स्पेसशिप के बाहर आने के बाद स्कॉट लैंड को बहुत सारे स्लीपिंग चैम्बर्स दिखाई देते हैं। स्कॉट लैंड जब उन्हीं में से एक चैम्बर के पास गया तब उसके अंदर एक औरत मौजूद थी। स्कॉट लैंड तुरंत ही उस औरत को ऑक्सीजन देते हुए अपने स्पेसशिप के अंदर ला देता है। वहीं दूसरी तरफ हमें एक ब्लैक आदमी दिखाया जा रहा था जिसका नाम बैन होता है। बैन को पता नहीं कोई अनजान चीज अपनी तरफ खींच रही थी। अब यहाँ थोड़ी देर तक वेट करने के बाद वो लेडी होश में आ चुकी थी। वो अपना नाम बेथनी बताती है जो स्लीपिंग पॉड में काफी सालों से कैद थी।
पर अब उन दोनों को ऑक्सीजन का इंतजाम करना पड़ेगा जिससे कि वो जिंदा रह पाएं। स्कॉट लैंग बेथनी के साथ निकलकर बाहर कुछ रिसोर्सेज जमा करने चला जाता है, लेकिन उन्हें कुछ ज्यादा खास नहीं मिला था। उस प्लेनेट की मिट्टी की थोड़ी जांच पड़ताल करने के बाद बेथनी ये बताती है कि ये कोई प्लेनेट नहीं बल्कि एक मून है जो कि इंडिपेंडेंटली एक तारे का चक्कर लगा रहा है। अब वापस अपने स्पेसशिप में आने के बाद बेथनी को ये पता चलता है कि उनकी एक रेस्क्यू शिप आई है जो प्लेनेट पर फंसे हुए लोगों को यहाँ से लेकर जाएगी। रेस्क्यू टीम ने अपने सारे सर्वाइवर्स को लोकेशन भेज दिया था और अब सभी के पास सिर्फ आधे घंटे का समय होता है वहां तक पहुंचने के लिए। स्कॉट लैंग और बेथनी जल्द से जल्द उस इवैक्यूएशन पॉइंट की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन उनका स्पेसशिप काफी दूर जाकर गिरा था जिससे कि उन दोनों को लोकेशन तक पहुंचते पहुंचते काफी देर हो जाती है। और अब रेस्क्यू टीम अपने स्पेस शटल की मदद से उड़ चली थी, जिसका मतलब ये होता है कि स्कॉट लैंग और बेथनी इस पूरे मून के ऊपर अकेले फंस चुके थे। उनके पास तो जाने का और कोई भी रास्ता नहीं होता। अब यहाँ वो दोनों चलते चलते एक गुफा के रास्ते पर पहुंच जाते हैं। स्कॉट लैंग ने उन गुफाओं के अंदर किसी चीज की आवाज सुनी थी, इसीलिए जब वो थोड़ा और पास जाकर देखता है, पर तभी अचानक एक खतरनाक क्रिएचर स्कॉट लैंग को अपनी तरफ खींचने लगा। हालांकि बेथनी स्कॉट लैंग को बचाने की बहुत कोशिश करती है, पर वो क्रिएचर स्कॉट लैंग को गुफाओं में लेकर चला गया था। बेथनी फिलहाल अपनी जान बचाने के लिए स्पेसशिप में वापस चली गई थी, पर बेथनी सिचुएशन नॉर्मल होने के बाद स्कॉट लैंग को ढूंढने आ जाती है। उसे तो स्कॉट लैंग बिना कपड़ों की जमीन पर पड़ा हुआ मिला था, जिससे कि बेथनी तुरंत लेकर स्पेसशिप में आ जाती है। जब थोड़ी देर बाद स्कॉट लैंग को होश आया तब वो काफी डरा हुआ लग रहा था, पर साथ ही साथ उसे अपनी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस भी दिखाई देते हैं, जैसे कि स्कॉट लैंग का जो कटा हुआ पैर था वो पूरी तरीके से वापस जम चुका था, पर यह बायोलॉजिकली होना इम्पॉसिबल है। फिर भी स्कॉट लैंग इस बात पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए यहाँ से निकलने का प्लान बनाता है। स्कॉट लैंग ने यहाँ पर बेथनी को अभी तक बताया ही नहीं था कि उसके साथ गुफा में हुआ क्या, पर अब बेथनी कहती है कि मैं इस पूरे स्पेसशिप को ठीक कर सकती हूँ, लेकिन मेरे पास स्पेसशिप के कमांड्स नहीं है जिससे कि मैं एक्टिवेट कर सकती हूँ। ये कमांड स्पेसशिप के कमांडर के पास ही हैं जिनका नाम बेन था, और वो भी इसी मून पर कहीं न कहीं मौजूद होंगे। स्कॉट लैंग और बेथनी बेन को ही ढूंढने के लिए उन गुफाओं में चले जाते हैं। उनके सामने क्रिस्टल जैसी एक आकृति बनी हुई थी। स्कॉट लैंग पता नहीं क्यों उसके पास जाकर आकृति को तोड़ने लगा था, जिसके अंदर और कोई नहीं बल्कि बेन मौजूद होता है। वो दोनों बेन को बाहर निकालते हैं और उसे होश में लाते हैं। तब तक बेथनी ने बेन के बायोमेट्रिक डिटेल्स जैसे कि आंख और फिंगरप्रिंट्स कैप्चर कर लिए थे, यानी कि अब बेथनी स्पेसशिप के सारी चीजों को एक्टिवेट कर सकती थी। बेन अब होश में आने के बाद पता नहीं क्यों जोर से चिल्लाने लगा था। वो तो अपनी बॉडी पर जरा भी कंट्रोल ही नहीं कर पाता। बेथनी और स्कॉट लैंग बेन को शांत कराते हैं, पर देखने पे ऐसा लग रहा था कि बेन किसी और के कंट्रोल में है। बेन तो एकदम पागलों की तरह गन की मदद से बेथनी और स्कॉट लैंग पर हमला कर देता है। इसीलिए स्कॉट लैंग को अपनी और बेथनी की प्रोटेक्शन के लिए बेन के ऊपर हमला करना पड़ा। स्कॉट लैंग बेन को जान से मार देता है। यहाँ बेथनी को गोली तो लग चुकी थी, जिससे कि वो बेहोश होकर वहीं पर गिर गया था। कुछ समय बाद जब स्कॉट लैंग ने अपनी आंखें खोली तब उसे अपने पास इंसानों के कंकाल मिले थे। स्कॉट लैंग समझ चुका था कि ये दोनों कंकाल बेन और बेथनी के थे। स्पेसशिप में आने के बाद स्कॉट लैंग को ये पता चला कि उसे वहां पर कई साल बीत चुके हैं और अब शायद से वो इस पूरे मून पर अकेला था। उसके साथ तो सिर्फ स्पेसशिप का एक एआई सिस्टम मौजूद होता है। यहाँ रात होने पर स्कॉट लैंग को पता नहीं क्यों दूर से कुछ आवाजें आने लगी थीं। स्कॉट लैंग जब चेक करने जाता है तब उसे अपने पास एक बहुत ही खतरनाक क्रिएचर मिला था। वो तो काफी घबराकर क्रिएचर से दूर भागने लगता है, लेकिन अब पता नहीं क्यों स्कॉट लैंग को अपनी बॉडी में कुछ चेंजेस महसूस होने लगे थे। तभी स्कॉट लैंग के पीठ में से बड़े बड़े टेंटिकल्स निकलने लगते हैं, यानी कि अब स्कॉट लैंग भी धीरे धीरे उसी टाइप के क्रिएचर में कन्वर्ट होने लगा था। स्कॉट लैंग की बॉडी उसके कंट्रोल में ही नहीं होती। उस खतरनाक क्रिएचर में ट्रांसफॉर्म होने के बाद स्कॉट लैंग के साथ जो भी चीजें होती थी उसे याद ही नहीं रहता और अब वो अपने स्पेसशिप में आंखें खोलता है। और तो और वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में भी था, क्योंकि इस पूरे मून पर एक एआई सिस्टम के अलावा और कोई भी नहीं होता। अब धीरे धीरे स्कॉट लैंग को यहाँ पर 3 साल बीत जाते हैं। इतने टाइम तक रहने के कारण स्कॉट लैंग यहाँ की तौर तरीके सीख जाता है। उसने अपने आप को इस जगह के हिसाब से ढाल लिया था और अब अंधेरा होने के बाद स्कॉट लैंग हमें एक जगह पर दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे जलने वाले छोटे छोटे कीड़े दिखाए जा रहे थे। ये सेम टू सेम पृथ्वी के जुगनू जैसे लग रहे थे, लेकिन जुगनू नहीं थे। लेकिन स्कॉट लैंग इस नज़ारे का मजा बैठकर लेता रहता है।
और अब थोड़ी देर बाद स्कॉट लैंग ने अपने आप को जंजीर से बांध दिया था। दरअसल वो उस एलियन क्रिएचर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ताकि वो उसे मार सके। एलियन क्रिएचर जैसे ही स्कॉट लैंग के पास आया वो बंदूक उठाकर उसे जान से मार देता है। स्कॉट लैंग इसी तरीके से मून पर मौजूद सारे क्रिएचर्स को मारना चाहता था क्योंकि इन्होंने ही बेथनी और बेन की जान ली थी, क्योंकि बात अब सर्वाइवल की हो चुकी थी। या तो स्कॉट लैंग जिंदा रहता है या फिर वो क्रिएचर्स। अब अपनी स्पेसशिप में आने के बाद एआई स्कॉट लैंग को ये बताती है कि सारी इंफॉर्मेशन को एनालाइज करने के बाद उसे ये पता चला कि बेथनी अभी भी जिंदा है और वो दो इंसानी कंकाल जिसे कि स्कॉट लैंग ने देखा था वो स्कॉट लैंग और बेन की थी। स्कॉट लैंग का तो दिमाग एकदम से चकरा गया था जब स्कॉट लैंग को पता चला कि क्रिएचर्स ने उसे जान से मारकर उसी की तरह एक नई बॉडी बना दी थी, यानी कि रियलिटी में स्कॉट लैंग मर चुका है, सिर्फ उसकी बनाई गई एक नई बॉडी के अंदर उसकी यादें मौजूद हैं। और यही रीजन होता है कि स्कॉट लैंग के कटा हुआ पैर अब पूरा भर चुका था। स्कॉट लैंग अब कैसे भी करके बेथनी को ढूंढना चाहता था क्योंकि वो खुद को बचाने के लिए काफी दूर तक चली गई थी। अब स्कॉट लैंग उस एआई के अंदर कुछ चेंजेस करता है जिससे कि वो हवा में उड़ सकती थी। वो दोनों निकल पड़ते हैं बेथनी को ढूंढने के लिए ताकि वो उसे बचा सके। कई घंटों तक चलने के बाद स्कॉट लैंग और वो एआई एक गुफा के अंदर पहुंच जाते हैं। एआई ने स्कॉट लैंग को बताया कि इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड काफी ज्यादा है जिससे कि वो लोकेशन को अच्छे से ट्रैक नहीं कर पा रही। पर जब स्कॉट लैंग गुफा के और अंदर गया तब उसे वहां पर एक क्रिएचर दिखाई देता है जिसे कि उसने मार दिया था। इसके बाद जब स्कॉट लैंग की नजर दीवार पर गई तब वहां पर बेन और उसकी खुद की बॉडी टंगी हुई थी। ये दोनों डुप्लीकेट बॉडी उन क्रिएचर्स ने असली वालों को मार कर बनाई थी। स्कॉट लैंग को पता था कि ये सारे क्रिएचर इस तरीके से अपनी तादाद बढ़ा रहे हैं, इसीलिए अब स्कॉट लैंग ने बेन के डुप्लीकेट को जान से मार दिया, पर वो अपने आप को मार ही नहीं पाता। इसीलिए अब स्कॉट लैंग एआई के साथ गुफा से बाहर निकलकर दूर चला जाता है। तभी अचानक आसमान से बहुत सारे गोले बरसने लगे थे। ये तो स्लीपिंग चैम्बर्स होते हैं जो लगातार मून के ऊपर गिरते जा रहे थे। स्कॉट लैंग को ये पूरा सीन 3 साल पहले का लगता है जब वो इस मून पर आया था और अब वो अपनी जान बचा के एक जगह छुप जाता है। तभी एक स्पेस शटल में और कोई नहीं बल्कि जनरल हज और उसके कुछ साथी आ गए थे। बाहर आने के बाद जैसे ही जनरल हज स्कॉट लैंग को देखते हैं तभी उन्होंने स्कॉट लैंग को पंच मारकर बेहोश कर दिया था, जिसके बाद वो स्कॉट लैंग को अपने स्पेसशिप में ले आते हैं। जनरल हज स्कॉट लैंग को लगातार टॉर्चर करते जा रहे थे क्योंकि उसे स्पेसशिप की इंफॉर्मेशन चाहिए थी। स्कॉट लैंग ने वो सारी इंफॉर्मेशन कॉपी करके एक कंप्यूटर में ट्रांसफर कर दी थी जो कि वहीं जमीन पर पड़ी होती हैं, लेकिन वो ये बात हज को बताता ही नहीं। लेकिन तभी हमें पता चला कि हज ने बेथनी को किडनैप कर लिया है और अब वो बेथनी को मारने की धमकी दे रहा था। मजबूरी में आकर स्कॉट लैंग को ये बताना पड़ता है कि वो सारी इंफॉर्मेशंस कहाँ पर मौजूद है और अब जनरल हज खुद ही मून पर जाकर उस कंप्यूटर की तरफ बढ़ने लगे थे। कंप्यूटर एक्टिवेट करने पर भी जनरल हज को वहाँ कोई डेटा नहीं मिलता, जिससे कि वो समझ जाते हैं कि स्कॉट लैंग ने उसे बेवकूफ बनाया। पर अब कुछ ही सेकंड्स में स्कॉट लैंग ने एक बटन दबा दिया था जिससे कि उस कंप्यूटर से लगा हुआ एक ग्रेनेड वहीं पर फट जाता है। इस पूरे धमाके में जनरल हज भी शामिल हो गए थे जिनका बचना अब नामुमकिन था। लेकिन यहाँ स्पेसशिप के अंदर अभी भी जनरल हज का एक आदमी होता है जो ये देखकर बेथनी को मारने चला गया था। तभी स्कॉट लैंग एकदम गुस्सा होकर कन्वर्ट होने लगता है उसी डरावने क्रिएचर में और अब उसने देखते ही देखते जनरल हज के उस आदमी को मार दिया था। क्रिएचर में कन्वर्ट हुआ स्कॉट लैंग बेथनी के साथ नीचे आ जाता है, पर अब बेथनी ने कैसे भी करके स्कॉट लैंग को शांत रहने के लिए कहा, जिससे कि स्कॉट लैंग फोकस करने पर अपनी इंसानी फॉर्म में वापस आ जाता है। लेकिन कुछ ही दूरी पर हमें जनरल हज दिखाए जा रहे थे जो कि उस धमाके में काफी घायल हो चुके होते हैं। वो बिना देरी किए अपनी गन से स्कॉट लैंग पर वार कर देते हैं, पर अब स्कॉट लैंग बड़ी हिम्मत करके अपने बॉडी में से टेंटिकल निकालकर जनरल हज को जान से मार देता है। सब कुछ नॉर्मल होने के बाद स्कॉट लैंग बेथनी और उस एआई सिस्टम के साथ जनरल हज की स्पेसशिप लेकर उस मून से निकल जाते हैं और हमारी ये एडवेंचरस कहानी यहीं पर खत्म हो चुकी थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, और अगर मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।